नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल और उसमें हम नर्वस सिस्टम का एक डिजॉर्डर पढ़ने वाले हैं। उस डिजॉर्डर का नाम है ज्ञान-बरे सिंड्रोम। तो इस ज्ञान-बरे सिंड्रोम को हम गिलियन-बरे सिंड्रोम भी बोल सकते हैं या इसको हम गिलन-बरे सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। तो ये गिलियन-बरे सिंड्रोम होता क्या है, ये गिलियन-बरे सिंड्रोम किस वजह से होता है, ये गिलियन-बरे सिंड्रोम किसी भी पर्सन में हुआ है तो उस इंसान के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं, ये गिलियन-बरे सिंड्रोम का डायग्नोसिस और मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं गिलियन-बरे सिंड्रोम। गिलियन-बरे सिंड्रोम को हम शॉर्ट में GBS भी बोल सकते हैं। अब एक गिलियन-बरे सिंड्रोम का नाम कैसे रखा गया, तो दो न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक थे जॉर्ज गिलियन और दूसरा था अलेक्जेंडर बरे। ये दोनों न्यूरोलॉजिस्ट इस डिजॉर्डर के बारे में बताते हैं, इसलिए इनके नाम के अकॉर्डिंग इस डिजीज का नाम रखा गया गिलियन बरे सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी इंसान के अंदर मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, कोई भी इंसान के अंदर ये डिजीज डेवलप होती है तो उस इंसान के अंदर मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये गिलियन-बरे सिंड्रोम किसका डिजॉर्डर होता है और इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो गिलियन-बरे सिंड्रोम इज ए डिजॉर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी किसका डिजॉर्डर होता है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होता है, एक होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, दूसरी होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। इन दोनों में भी किसका डिजॉर्डर होता है, तो गिलियन-बरे सिंड्रोम इज ए डिजॉर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसका डिजॉर्डर होता है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिजॉर्डर होता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इस हमारे ब्रेन को हम क्रेनियम बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले जो न्यूरॉन होते हैं, हमारे ब्रेन से निकलने वाले जो बहुत सारी नर्व होती है, उस नर्व को हम क्या नाम देंगे, उस नर्व को हम नाम देंगे क्रेनियल नर्व। उस नर्व को हम क्रेनियल नर्व बोलने वाले हैं। अब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व निकलती है, उस नर्व को हम क्या नाम देने वाले हैं, उस नर्व को हम स्पाइनल नर्व बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, स्पाइनल नर्व बोलने वाले। तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले नर्व को हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को हम स्पाइनल नर्व बोलेंगे। तो इस क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को हम क्या बोलने वाले हैं, इस क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलने वाले हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी क्रेनियल नर्व और हमारी स्पाइनल नर्व आती हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम है। अब हमारे नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो ये हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ये हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सेल बॉडी की स्ट्रक्चर है, ये एक्सॉन की स्ट्रक्चर है और ये डेंड्राइट की स्ट्रक्चर है। इस एक्सॉन के ऊपर फॉस्फोलिपिड से बने हुए बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देने वाले हैं, इस बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम माइलिन शीट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, माइलिन शीट बोलने वाले हैं। इस माइलिन शीट के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को हम क्या नाम देने वाले हैं, उस सेल को हम श्वान सेल नाम देने वाले हैं। क्या नाम देने वाले हैं, श्वान सेल नाम देने वाले हैं। हमारे बॉडी में न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, तो हमारे बॉडी में न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन होता है हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। अब वो इंफॉर्मेशन हमारे फास्ट जो ब्रेन तक जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को हेल्प कौन करता है हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में, वो हमारी माइलिन शीट और श्वान सेल करते हैं। एग्जाम्पल से हम सोचें कि हम कोई गर्म चीज को
टच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चीज हमें गर्म लगती है और हम क्या करते हैं, हाथ हटा देते हैं। तो वो फास्ट इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक गई। वो किस वजह से गई, हमारे न्यूरॉन से गई, लेकिन वो माइलिन शीट और श्वान सेल की वजह से हम फास्ट इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन से फास्ट इंफॉर्मेशन हमारे हाथ तक आती है और हम क्या करते हैं, हमारा हाथ उठा लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी माइलिन शीट और श्वान सेल का फंक्शन बोलेंगे। अब एक गुलियन बार सिंड्रोम क्या होता है, तो कोई भी इंसान के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, वो उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटर करता है और वो क्या करता है, वो उस इंसान के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। क्या कोज करता है, उस पर्सन में इन्फेक्शन कोज करता है। अब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होने की वजह से इन्फेक्शन होता है। अब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ए एंटीबॉडी क्या करती है, तो ए एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया आया है, जो पैथोजन आया है, उसको किल कर देती है, इसको मार डालती है। इसको क्या कर देती है, एंटीबॉडी किल कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब वो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अभी भी क्या पड़ा है, हमारे बॉडी के अंदर ए अभी भी एंटीबॉडी पड़ी है। अब ए एंटीबॉडी क्या करने लगती है, हमारे बॉडी के अंदर जो इसके बैक्टीरिया के जैसे जो सेल होते हैं कोई, उसके सेल को ये डैमेज करने लगती है, उसको भी मारने लगती है। तो ये एंटीबॉडी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, उस न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन शीट होती है और जो श्वान सेल होते हैं, इसको क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, इसको डैमेज करने लगते हैं। ये एंटीबॉडी इसको डैमेज करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होना स्लो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, गुलियन बार सिंड्रोम बोलेंगे। तो एक गिलियन बार सिंड्रोम की डेफिनेशंस क्या होती है, तो गिलियन बार सिंड्रोम इज ए डिजॉर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसका डिजॉर्डर होता है, गिलियन बार सिंड्रोम इज ए डिजॉर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम in which Schwann cell and myelin sheath are damaged and destroyed. As a result, nerve transmission becomes slow and disturbed, जिसको हम क्या बोलेंगे, गिलियन बार सिंड्रोम बोलेंगे। तो गिलियन बार सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होता है, जिसमें ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के जो माइलिन शीट और जो श्वान सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व इंपल्स हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे थे वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर पैरालिसिस हो जाता है। वो इंसान मसल्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसको हम गिलियन बार सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये गिलियन बार सिंड्रोम की डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं इटियोलॉजी और कॉजेज। ये हमारे गिलियन बार सिंड्रोम के कॉजेज क्या होते हैं और इटियोलॉजी क्या होती है, किस वजह से ये जीबीएस डेवलप हो सकता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जीबीएस डेवलप होने में मोस्ट कॉमन होता है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की वजह से। हमने आगे पढ़ा, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर क्या कोच करता है, इन्फेक्शन कोच करता है। और हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। इम्यून सिस्टम हमारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और वो एंटीबॉडी इस इन्फेक्शन को, इस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को मार डाल देता है, किल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्या रह जाती है, वो एंटीबॉडी रहती है। वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं, उस न्यूरॉन की माइलिन शीट और श्वान सेल को डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, गिलियन बार सिंड्रोम डेवलप होता है। तो किसकी वजह से डेवलप हुआ, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने की वजह से एक गिलियन बार सिंड्रोम डेवलप होता है। तो एक इसका डिजॉर्डर है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज
ऑटो एंटीबॉडी आर फॉर्मेड अगेंस्ट द स्वान सेल एंड माइलिन सेट, सो इट बिकम डैमेज्ड, जिसकी वजह से हमारे जो माइलिन सेट और स्वान सेल होते हैं क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और ये गिलियन बार सिंड्रोम डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, तो मोस्ट कॉमन हमारे जो कैंपाइलोबैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसका नाम है गिलियन बार सिंड्रोम। तो मोस्ट कॉमन कैंपाइलोबैक्टर जिजुनाई से होता है। वायरस से हम देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरस से भी हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस भी हो सकता है। ये सम बैक्टीरिया और वायरस के नाम है जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर जीबीएस हो सकता है। अब कोई भी इंसान में जीबीएस है या नहीं, वो पेशेंट हमारे पास आता है तो उस पेशेंट को पहले क्या रेस्पिरेटरी और उसको जीआईटी इन्फेक्शन हुआ होता है। पेशेंट में होता है, पेशेंट की हिस्ट्री हम कलेक्शन करेंगे तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पहले दिन में होता है। उसके बाद ए ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलियन बार सिंड्रोम बोलेंगे। कोई भी पेशेंट होता है, एग्जाम्पल से हम सोचे कि कोई इंसान है, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का या उसको हमारे जीआईटी सिस्टम का कोई भी इन्फेक्शन लगा, वो इन्फेक्शन तो वो ठीक हो जाता है और 10 दिन बाद वो उसको चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, उसके मसल्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट नहीं कर पाते। तो हम क्या सोच सकते हैं, इस पेशेंट को क्या हो सकता है, इस पेशेंट को गुलियन बार सिंड्रोम हो सकता है। तो ये हमारे गिलियन बार सिंड्रोम की इटियोलॉजी हो गई, कॉजेज हो गए, जिसकी वजह से एक गुलियन बार सिंड्रोम डेवलप होता है। हम बाहर का खाना खाते हैं, हमें जो पानी पीते हैं जो कंटामिनेटेड हो सकता है, खाना कंटामिनेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से एक फैल सकता है, जिसकी वजह से एक गुलियन बार सिंड्रोम हो सकता है। तो ये हमारे कॉजेज हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द गुलियन बार सिंड्रोम। किसी भी पर्सन में एक गुलियन बार सिंड्रोम डेवलप होता है तो उस इंसान के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन है पैरेस्थेसिया इन लोअर एक्सट्रीमिटी। उस जीबीएस वाले पेशेंट में फर्स्ट वन, हम उसके जो पैर होते हैं उस पैरों में झंझनाहट की महसूस होती है, उस पैरों में कोई सुई चुभ रहा है ऐसा महसूस होता है, उस पैरों में उसको जलन से महसूस होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरेस्थेसिया इन लोअर एक्सट्रीमिटी। वो बीमारी पैरों से शुरू होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, गिलियन बार सिंड्रोम बोलेंगे। तो पैरेस्थेसिया इन लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होगा, पेशेंट को उसके पैरों में टिंगलिंग होता है, उसके पैरों में बर्निंग होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरेस्थेसिया इन लोअर एक्सट्रीमिटी बोलेंगे। उसके बाद उस पेशेंट में मसल्स वीकनेस आ जाती है, वो भी मसल्स वीकनेस होने की वजह से उसके लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या हो जाता है, पैरालिसिस होता है। फर्स्ट वन जीबीएस वाले पेशेंट में क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटी में मीन्स उसके पैरों में क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। मसल्स वीकनेस होने की वजह से जीबीएस वाले पेशेंट के पैरों में पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह क्या होता है, एसेंडिंग पैरालिसिस। अब वो मसल्स वीकनेस धीरे धीरे उसके बॉडी के अपर पार्ट में आती है, जिसकी वजह से इस डिजॉर्डर को, इस जीबीएस वाले डिजॉर्डर को हम क्या बोल सकते हैं, एसेंडिंग पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये जीबीएस वाले पेशेंट को धीरे धीरे मसल्स वीकनेस उसके बॉडी के अपर पार्ट में आती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसेंडिंग पैरालिसिस बोलेंगे। उसके बाद मसल्स वीकनेस इन लेग एंड आर्म, उसके पैरों में पहले वीकनेस आती है, उसके बाद वो वीकनेस उसके बॉडी के अपर पार्ट में आती है और उसके हाथों में भी मसल्स वीकनेस हो जाती है। उसके हाथ में मसल्स कोऑर्डिनेट करना बंद हो जाते हैं, मूवमेंट करना बंद हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनकोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट। कोई भी जीबीएस वाला पेशेंट होगा वो अपने आप चल नहीं पाएगा, वो उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, उसके बॉडी के मसल्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। उस पेशेंट में अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाता है, मूवमेंट करना बंद कर देता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत आ जाती है पेशेंट में। तो ऐसा पेशेंट क्या हो सकता है, जीबीएस वाला हो सकता है। अब लेट साइन में क्या आ सकता है, तो लेट साइन में पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है।
रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ जाएंगी और उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो लेस्ट सिम्टम ए वेरी डेंजरस सिम्टम है जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। तो जीबीएस वाले पेशेंट में क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से उस इंसान की जान भी जा सकती है। तो किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा और उसके यूरिनरी रिटेंशन होता है। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? तो जो जीबीएस वाले पेशेंट का जो हमारा ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर के जो डेट्रूजन मसल्स होते हैं जो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यूरिन बाहर आउटपुट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन होता है। यूरिन उसके ब्लैडर में ही भरा रहता है, यूरिन बाहर नहीं आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूरिनरी रिटेंशन बोलेंगे। तो जीबीएस वाले पेशेंट को यूरिन करने में वॉशरूम जाने में दिक्कत आ जाएगी। उसको फील तो होगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो वॉशरूम नहीं बाहर कर पाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूरिनरी रिटेंशन बोलेंगे। उसके बाद वीक गैग, लेट सिम्टम में गैग रिफ्लेक्स भी चला जाएगा पेशेंट का, और कफिंग रिफ्लेक्स भी नहीं आएगा। पेशेंट कफिंग करने में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को स्वोलोविंग करने में प्रॉब्लम होती है। ये क्या होता है? ये सब लेट सिम्टम होते हैं। अर्ली सिम्टम में तो पेशेंट को पैरों से शुरुआत होती है, उसके बाद लास्ट में उसके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाते हैं? मसल्स वीकनेस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, और पेशेंट क्या होता है? पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये हमारे हो गए साइन एंड सिम्टम ऑफ द गुलियन बार सिंड्रोम। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द जीबीएस पेशेंट। कोई भी गुलियन बार सिंड्रोम वाला पेशेंट आता है तो ये जीबीएस है या नहीं, वो हम डायग्नोसिस कैसे करने वाले हैं? तो पेशेंट आएगा तो पेशेंट से फर्स्ट वन हम क्या करने वाले हैं? पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो हम कलेक्शन करने वाले हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट को फ्यू डेज पहले पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, वो हम हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। और पेशेंट को कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, वो हम हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। उसके बाद पेशेंट का हम क्या करने वाले हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का वाइटल मॉनिटर करने वाले, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, पेशेंट का पल्स रेट कितना है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करने वाले हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट मसल्स कोऑर्डिनेटेड कर रहे या नहीं, वो हम देखने वाले हैं। पेशेंट के मसल्स मूवमेंट कर रहे या नहीं, पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आ रही या नहीं, वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करने वाले हैं। उसके बाद हम पेशेंट का सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। उसके बाद पेशेंट का क्या कराते हैं? सीएसएफ कराते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हम जब सीएसएफ कराते हैं तो सीएसएफ में शुगर तो नॉर्मल देखने को मिलेगी, उस सीएसएफ में सेल काउंट भी नॉर्मल देखने को मिलेगा, उस सीएसएफ का कलर भी हमें नॉर्मल देखने को मिलता है। तो सीएसएफ में हमें एबनॉर्मल क्या देखने को मिलता है? तो सीएसएफ में हमें हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये सब शुगर, सेल काउंट और सीएसएफ का कलर नॉर्मल देखने को मिलेगा, और सीएसएफ के अंदर प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। प्रोटीन ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी ऑटो एंटीबॉडी बनी है। क्या बनी है? एंटीबॉडी बनी है। वो एंटीबॉडी किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसकी वजह से सीएसएफ के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिल सकती है। उसके बाद पेशेंट का नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं। नर्व कंडक्शन टेस्ट में पेशेंट में मैसेज जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं उसके हाथ में और उसके पैर में, और एक कंप्यूटर होता है जिसमें ग्राम बनता है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट इंपल्स जो पास हो रहे वो नॉर्मल हो रहे या वो एबनॉर्मल है, जिसको हम क्या बोलेंगे? नर्व कंडक्शन टेस्ट बोलेंगे। तो हमारे डायग्नोसिस होता है गुलियन बार सिंड्रोम का। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द जीबीएस। कोई भी गुलियन बरे सिंड्रोम का पेशेंट होता है तो उसका मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पेशेंट आता है, डायग्नोसिस हो जाता है कि इस पेशेंट को जीबीएस है, तो पेशेंट को क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? तो पेशेंट के बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो कम करने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी देते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी क्या होता है? तो पेशेंट को बाहर से एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी पेशेंट को बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी देंगे जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो सकता है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी बोलेंगे। उसके बाद आता है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है? तो जो जीबीएस वाला पेशेंट होता है उसके बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडी बनी है जो उसके बॉडी के खुद के सेल को डैमेज कर रही है। तो उस ऑटो एंटीबॉडी को ही क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा फेरेसिस बोलेंगे। तो प्लाज्मा फेरेसिस इज ए क्लीनिंग प्रोसीजर, ये एक क्लीनिंग प्रोसीजर होता है। इन दिस कंडीशन ऑटो एंटीबॉडी रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, हमारे बॉडी के सर्कुलेशन से ऑटो एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद पेन मैनेजमेंट करते हैं। पेन मैनेजमेंट में क्या होता है? तो पेन मैनेजमेंट में पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है तो NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है। क्यों कंटिन्यू मॉनिटर करना है? क्योंकि ये बीमारी एसेंडिंग पैरालिसिस है जिसकी वजह से पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए पेशेंट को हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो ना जाए, जिसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब कोई पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है तो उसको बाहर से मैकेनिकल वेंटिलेट प्रोवाइड करते हैं, बाहर से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ए लॉन्ग टाइम तक, 1 मंथ तक, 2 मंथ तक पेशेंट वेंटिलेटर पर रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है ट्रेकियोस्टोमी शुड बी अवेलेबल एट द बेड साइड। पेशेंट के बेड साइड में हमें क्या रखना है, ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है, क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करेंगे और पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। तो ये हमारा गुलियन-बार सिंड्रोम का मैनेजमेंट फिनिश होता है। इधर हमारा जीबीएस का लेक्चर फिनिश होता है।